नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 10 अक्टूबर 2024 है, दिन गुरुवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी दोनों तिथि है। ऐसे इसलिए दोस्तों क्योंकि आज दोपहर 12:31 के बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी, उससे पहले सप्तमी तिथि रहेगी। मैं दोस्तों आज शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है और आज के दिन को महासप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए एक बार फिर से दोस्तों आपके सामने हाजिर हो गया राजस्थान की आज की 40 गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। उपचुनाव के लिए सियासी जमीन तैयार करने 84 पहुंचे सीएम भजलाल शर्मा, कार्यकर्ताओं से भी लिया फीडबैक। इसी के साथ ही दोस्तों कम होगी दाल की कीमतें, केंद्र सरकार ने बड़े रिटेलर्स को जारी किया चेतावनी भरा आदेश। में दोस्तों सीएम भजलाल शर्मा ने छानी जीत की जलेबी, बोले हरियाणा ने कांग्रेस की लूट झूठ और अफवाहों को नकार दिया। दोस्तों एक बड़ी गजब की खबर है, महिला ने 4 हाथ और 4 पैर वाले बच्चे को दिया जन्म। विशेषज्ञों ने बताई इसके पीछे की बड़ी वजह। बताएंगे दोस्तों आपको प्रदेश के भरतपुर जिले से आई ये बड़ी खबर। वहीं दोस्तों ईपीएफओ की पेंशन को लेकर आई बड़ी खबर, अब 25,000 हो सकती है इसकी लिमिट। इसी के साथ ही सर्कस वाले बयान पर अशोक गहलोत ने दी सफाई, सीएम भजलाल शर्मा को दे डाली ये नसीहत। इसी के साथ ही विद्यार्थियों को मिलेंगे 15,000 रुपए। बताएंगे दोस्तों आपको विद्यार्थियों से जुड़े बड़े काम की खबर। वहीं दोस्तों राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, ओपीएस को लेकर आया बड़ा अपडेट। इसी के साथ ही सीएम भजलाल शर्मा को शर्तों पर मिली लंदन जाने की अनुमति, जापान और कोरिया यात्रा पर भी उठा था सवाल। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, उपचुनाव के लिए सियासी जमीन तैयार करने 84 पहुंचे सीएम भजलाल शर्मा, कार्यकर्ताओं से लिया फीडबैक। देखिए मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा बीते दिन उदयपुर पहुंचे, इसके बाद उदयपुर एयरपोर्ट से हेलीपैड से डूंगरपुर पहुंचे। इसके बाद सीएम पुलिस लाइन हेलीपैड से बाय रोड गुरुकुल पीजी कॉलेज गए। डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर पदाधिकारियों और विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक ली, तैयारियों पर चर्चा की। इस दौरान प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी भी उनके साथ रहे। इधर सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने सीएम दौरे की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया था। कम होगी दाल की कीमतें, केंद्र सरकार ने बड़े रिटेलर्स को जारी किया चेतावनी भरा आदेश। देखिए केंद्र सरकार ने दाल बेचने वाले रिटेलर्स के लिए एक चेतावनी भरा आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि थोक कीमतों में गिरावट की जाए और इसका फायदा जनता को दिया जाए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं और गलत तरीके से प्रॉफिट कमाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कंज्यूमर अफेयर विभाग की सेक्रेटरी निधि खरे ने इंडियन रिटेलर्स एसोसिएशन और मेजर ऑर्गेनाइजेशन रिटेल चेन के 7 प्रमुख दलों की कीमतों के सिनेरियो और रुझानों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता भी की थी, जिसमें उन्होंने ये बयान दिया। त्योहारी सीजन के लिहाज से इस आदेश को काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। वहीं खरे ने बताया कि पिछले 3 महीनों के दौरान प्रमुख मंडियों में अरहर और उड़द की कीमतों में औसतन लगभग 10% की गिरावट आई, लेकिन इन दालों की रिटेल कीमतों में ऐसी गिरावट नहीं देखी गई। चने के मामले में पिछले 1 महीने में मंडी कीमतों में गिरावट देखी गई, लेकिन रिटेल कीमतें घटने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। होलसेल कीमत और रिटेल कीमत के बीच इस अंतर से साफ संकेत है कि फायदा रिटेलर्स को मिल रहा है। इन रुझानों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और अगर अंतर बढ़ता हुआ पाया गया तो आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी। सतीश पुनिया बोले हरियाणा में हमने परिस्थिति को बदला, बीजेपी को अंडर एस्टिमेट किया गया, हमेशा खर्ची और पर्ची की चर्चा होती थी। देखिए बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी सतीश पुनिया ने कहा कि कई लोगों ने लोकसभा चुनाव परिणाम से भारतीय जनता पार्टी को अंडर एस्टिमेट किया था, जबकि हरियाणा में इसकी हकीकत कुछ और ही थी। हरियाणा में हमेशा खर्ची और पर्ची की चर्चा रही, लेकिन हमने वहां की परिस्थिति को बदला है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पुनिया के लिए सियासी संजीवनी का काम किया। ऐसा दावा है कि इन परिणामों से पुनिया को आगे चलकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलनी तय है। इधर हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर सतीश पुनिया ने मीडिया से खास बातचीत में ये सब बातें कही। चित्तौड़गढ़ पहुंचे दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, कुलदेवी बाण माता के दर्शन के लिए आए, बोले प्रधानमंत्री कर रहे हैं एजेंसियों का दुरुपयोग। देखिए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ऐसे राजा हैं जो अपने दोस्तों के लिए जान लड़ाते हैं, जबकि देश और देशवासियों से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। वे सिद्धांत का मिथक सिर्फ अपने सत्यास्तित्व के लिए कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि मैं पहले भी चित्तौड़गढ़ आया था, लेकिन मैं दुर्ग नहीं घूम पाया और न ही अपनी कुलदेवी के दर्शन कर पाया। आज मैं अपनी कुलदेवी बाण माता जी के दर्शन करने के लिए आया हूँ। वहीं मनीष सिसोदिया ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मैं थोड़ा बहुत इतिहास का स्टॉक रख रहा हूं, कभी भी ऐसा दूरदर्शी राजा या दूरदर्शी नेता नहीं कहलाया जा सकता जो एजेंसी का अपमान कर सकता है। आज दुर्भाग्य की बात है कि जो ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश में बैठे हैं वे सिद्धांत का मिथक अपनी सत्य संतुलन के लिए करते हैं। सारी की सारी सरकार का उपयोग अपने दोस्तों की आर्थिक स्थिति के लिए कर रही है। एजेंसियों का उपयोग अपने राजनीतिक बचाव के लिए किया जा रहा है।
गहलोत राज के कई फैसले बदलने की तैयारी, 800 फैसलों का रिव्यू। बीते दिन हुई आखिरी बैठक के 1-2 दिन में सीएम को रिपोर्ट दी जाएगी। देखिए, पिछली कांग्रेस सरकार के आखिरी 6 महीने में लिए गए कई फैसलों को बदलने की तैयारी की जा रही है। गहलोत राज में हुए फैसलों के रिव्यू का काम लगभग पूरा हो चुका है। इन फैसलों की समीक्षा के लिए बनी कैबिनेट सब कमेटी ने करीब 800 फैसलों का रिव्यू किया। इसे लेकर बैठक भी हुई। कैबिनेट सब कमेटी की अंतिम बैठक बीते दिन हुई। इसके बाद कमेटी इसी सप्ताह अपनी रिपोर्ट सीएम भजनलाल शर्मा को सौंप देगी। बताया जा रहा है कि जमीन और माइंस आवंटन को लेकर महंगी दरों में हुए सौदों को लेकर भी कमेटी उन्हें बदलने पर रिपोर्ट दे सकती है। पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद अब भारत में होगा एरियल शो। जयपुर में आज यानी 10 अक्टूबर को होगा। रोजेओ जैगर्ड फोर्ट पर देख सकेंगे लोग। देखिए, पेरिस 2024 में ओलंपिक खेलों के उद्घाटन पर रोमांचित करने वाली प्रस्तुति रोजेओ अब जयपुर वासियों को मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार है। एरोबैटिक और मेडिटेटिव प्रस्तुतियों के लिए प्रसिद्ध फ्रेंच कंपनी ग्राटे सीएल की ओर से आज यानी 10 अक्टूबर को जयपुर में जैगर्ड फोर्ट के सुब्ट निवास प्रांगण में अनूठा एरियल शो प्रस्तुत किया जाएगा। शो का आयोजन सुबह 11 बजे और शाम 4:30 बजे होगा। अलायंस फ्रांसेज नेटवर्क इन इंडिया के सहयोग से फ्रेंच इंस्टीट्यूट इन इंडिया का ये एरियल शो भारत में किया जा रहा है। ये जयपुर सहित भारत के अन्य शहरों जैसे की चंडीगढ़, अहमदाबाद, पुणे और पांडुचेरी में भी होगा। हरियाणा के नतीजों ने बढ़ाया सतीश पुनिया का कद। कांग्रेस की हार से गहलोत की रणनीति पर भी सवाल उठेंगे। राजस्थान के उपचुनाव पर दिखेगा असर। देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत से राजस्थान के समीकरण भी प्रभावित होंगे। इन नतीजों ने राजस्थान के कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के राजनीतिक कद भी नाप दिए हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी सतीश पुनिया के लिए इन नतीजों ने सियासी संजीवनी का काम किया। इस जीत ने पार्टी में पुनिया का कद बढ़ा दिया और आगे चलकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की भूमिका भी तय कर दी है। वहीं कांग्रेस की हार से सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए पूर्व सीएम अशोक गहलोत की राजनीतिक रणनीति पर भी सवाल उठेंगे। वे डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए। ये नतीजे कुछ हद तक राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का भी नैरेटिव भी सेट करेंगे। राजस्थान के इन जिलों में बारिश के आसार, मौसम पर पश्चिमी विक्षोभ का असर। देखिए दोस्तों, प्रदेश में जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। आज पूर्वी राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। शेखावटी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन में राज्य में मौसम शुष्क रहने का भी अनुमान जताया है। राजस्थान उपचुनाव में कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी। इन सीटों पर बिगड़ सकते हैं समीकरण। देखिए, राजस्थान में विधानसभा उपचुनावों में हरियाणा विधानसभा के चुनाव परिणाम असर डाल सकते हैं। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें से 2 सीटें खींवसर और झुंझुनू ऐसी है जहां जाट मतदाता जीत हार में बड़ा किरदार अदा करते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया था जहां जाट मतदाताओं की निर्णायक भूमिका रहती है, लेकिन हरियाणा के नतीजों के बाद लोकसभा चुनाव में मिले मोमेंटम पर ब्रेक लग सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि जाटलैंड में कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक रहा, लेकिन जाटवाद के चलते गैर जाट कांग्रेस से छिटक गए, इसलिए हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पर बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव बन गया है। इस साल के अंत तक महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और संभावना है कि इसी चुनाव के साथ देश भर में कई राज्यों में उपचुनाव होने हैं, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि जाट बाहुल्य सीकर और झुंझुनू और चूरू में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन रहा। झुंझुनू विधानसभा भी वो सीट है जहां जाट फैक्टर काम करता है। हालांकि सीट पर विधानसभा और बाद में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया था। ब्रिजेंद्र ओला के सांसद बनने पर यहां उपचुनाव होने हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने छानी जीत की जलेबी। बोले, हरियाणा ने कांग्रेस की लूट झूठ और अफवाहों का नकारा। देखिए, हरियाणा विधानसभा में जोरदार जीत का उत्साह जयपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं में देखा गया। भाजपा कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय के बाहर जलेबी बनाते और पटाखे फोड़ते देखे गए। यहां तक कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी जीत की जलेबी छानी। सीएम भजनलाल शर्मा ने इसकी तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि ये विराट विजय न केवल भाजपा की है वरन पूरे हरियाणा की जनता की है। भजनलाल शर्मा ने कहा कि हरियाणा की जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विजन पर विश्वास जताया। हरियाणा के लोगों ने विकसित भारत विकसित हरियाणा के लिए वोट देकर बड़े जनादेश के साथ भाजपा को जिताया। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। वहीं कांग्रेस लूट झूठ और अफवाहों का सहारा लेकर राजनीति करती। आज हरियाणा की जनता ने कांग्रेस की इस राजनीति को नकार कर करारा जवाब दिया है। एक दोस्तों, बड़ा अजीबोगरीब मामला। महिला ने 4 हाथ 4 पैर वाले बच्चे को दिया जन्म। विशेषज्ञों ने बताई इसके पीछे की बड़ी वजह। देखिए दोस्तों, प्रदेश के भरतपुर जिले के बयाना कस्बे के दमदमा रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती एक प्रसूता ने विचित्र शिशु को जन्म दिया। प्रीमैच्योर डिलीवरी से जन्मे से शिशु के 4 हाथ और 4 पैर हैं। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं, 4 हाथ और 4 पैर। अस्पताल के संचालकों ने बताया कि उपखंड क्षेत्र के गांव इतमादपुर निवासी प्रसूता रनिया पत्नी लखन गुज्जर को मंगलवार को दूसरे अस्पताल से रेफर किए जाने के बाद यहां भर्ती किया गया। प्रसूता की सोनोग्राफी करने पर बच्चे के जन्म से पहले जन्मजात विकृति के विषय में बता दिया गया। इस तरीके की विशेष नवजात
का जन्म अत्यंत दुर्लभ स्थिति है, जिसमें केवल 5000 में से एक शिशु में ऐसा अद्वितीय स्थिति होने की संभावना भी बहुत कम होती है। इस जन्मे बच्चे में जिस प्रकार की परेशानी है उसे मेडिकल साइंस की भाषा में सिल्फोथ्रैकोफेगस कहते हैं। ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब विकसित होने के दौरान भ्रूण में कोशिकाओं का सही ढंग से विभाजन नहीं हो पाता, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे शिशुओं का जन्म होता है। इस विशेष प्रसव के मामले में डॉक्टरों ने सिजेरियन का विकल्प चुना, क्योंकि इस प्रकार के प्रसव आमतौर पर प्राकृतिक तरीके से नहीं कराए जा सकते। नवजात ने जन्म के कुछ ही समय बाद दम तोड़ दिया। वहीं दोस्तों, स्थानीय निवासियों ने इस विचित्र घटना को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोग इसे एक चमत्कार मान रहे हैं, जबकि अन्य इसके पीछे के विज्ञान और चिकित्सा कारणों को जानने में रुचि रखते हैं। ये घटना न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि चिकित्सा समुदाय में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरीके के मामले का अध्ययन करने से भ्रूण विकास और अन्य संबंधी स्थितियों को समझने में मदद मिलेगी। मैं दोस्तों, इस विचित्र खबर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हरियाणा में बीजेपी की जीत से शेखावटी के लिए आई ये बड़ी गुड न्यूज। देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव के चुकाने वाले परिणाम को शेखावटी में चांदी के रूप में देखा जा रहा है। हरियाणा में भाजपा की जीत ने अंचल में नहरी पानी की आस फिर हरी कर दी है, क्योंकि केंद्र, राजस्थान और हरियाणा में एक ही दल की सरकार होने पर ही इस साल फरवरी महीने में शेखावटी में यमुना के नहरी पानी का MOU संभव हो सकता था, जिसकी राजस्थान से स्वीकृत DPR हरियाणा में चुनावी आचार संहिता में अटक गई थी। पर अब जब वहाँ फिर से भाजपा की सरकार बनेगी तो दलीय ने समानता से उस DPR पर सहमति मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी। चुनाव परिणाम ने शेखावटी के कई भाजपा नेताओं की सियासी चमक भी बढ़ा दी है। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने बदला परीक्षा पैटर्न, जानिए कैसा होगा अब क्वेश्चन पेपर। देखिए, शिक्षा विभाग ने मौजूदा शिक्षा स्तर 2024-25 में जिला स्तर पर होने वाली परीक्षा व्यवस्था में बदलाव किया है। निदेशालय स्तर पर अब 9वीं से लेकर 12वीं तक की अर्धवार्षिक तथा 9वीं से 11वीं तक की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन राज्य स्तर पर करवाने का निर्णय किया है। प्रदेश के राजकीय और निजी विद्यालयों में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र प्रदेश स्तर पर एक समान होंगे। इसके सफल संचालन के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से राज्य स्तरीय समान परीक्षा समिति का गठन किया जाएगा। ये समिति राज्य स्तर पर परीक्षा का संचालन करेगी। आपको बता दें कि अब तक बोर्ड के अलावा अन्य परीक्षाएं जिला स्तर पर ही होती हैं। इनके प्रश्न पत्र जिला स्तर पर तैयार होने के साथ ही जिले में इनका मुद्रण होता था। इसके बाद प्रश्न पत्र जिला मुख्यालय से CBO और वहां से PEO के माध्यम से संबंधित स्कूल में भेजे जाते थे। EPFO की पेंशन को लेकर आई दोस्तों बड़ी खबर, अब 25,000 हो सकती है लिमिट। देखिए, केंद्र सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने को कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF में बदलाव करने की तैयारी में है। सरकार EPF में न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1,000 से बढ़ा सकती है। साथ ही रिटायरमेंट के समय पेंशन फंड में से आंशिक विड्रॉल की फैसिलिटी भी दिए जाने का प्रस्ताव है। सरकार EPFO को बैंकों की तर्ज पर खड़ा करना चाहती है। इसके लिए नियमों में बड़े बदलाव किए जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार चाहती है कि शादियों, मेडिकल ट्रीटमेंट, बच्चों की शिक्षा के लिए आसानी से पैसे विड्रॉल की सुविधा EPFO पोर्टल के माध्यम से इजाजत दी जाए। EPFO के झुंझुनू ऑफिस के अधीन शेखावटी के कई जिले आते हैं। नया प्रस्ताव लागू होने से शेखावटी के हजारों कर्मचारियों को फायदा होगा। लास्ट अल्टीमेटम, एक और मौका, दस्तावेज दिखाओ नहीं तो सरकारी नौकरी की उम्मीद समाप्त। देखिए दोस्तों, राजस्थान की एक और सरकारी नौकरी में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आवेदन किए जाने का मामला उजागर हुआ है। इसके बाद अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चयनित ऐसे अभ्यर्थियों को अंतिम नोटिस भेजा है। नोटिस में 7 दिन के अंदर ओरिजिनल दस्तावेज दिखाने के लिए कहा है, अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। मामला PTI परीक्षा 2022 का है। इसमें 321 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में गड़बड़ी सामने आई। वहीं दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड के चीफ डॉक्टर BC बधाल ने अभ्यर्थियों को पुनः सूचित किया है कि आपके आवेदन में पाए गए मिसमैच प्रकरण में आपको कोई पक्ष रखना है तो 14 अक्टूबर तक लिखित में अपना पक्ष दुर्गापुरा स्थित राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करे, अन्यथा कूट रचित प्रमाण पत्र मानते हुए आपके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी ही होगी। सर्कस वाले बयान पर अशोक गहलोत ने दी सफाई, CM भजनलाल शर्मा को दे डाली ये नसीहत। देखिए, सर्कस वाले बयान पर प्रदेश में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। पूर्व CM अशोक गहलोत ने अब सर्कस वाले बयान पर सफाई देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ही नसीहत दे डाली। पूर्व CM अशोक गहलोत ने CM भजनलाल शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार को लेकर जनता में क्या संदेश है, एक बार सर्वे करवा ले, जनता का मत पता लग जाएगा। अशोक गहलोत ने जयपुर मीडिया से बातचीत में कहा था, मैंने तो केवल अपनी भावना बताई है कि सरकार में कोई काम नहीं हो रहा। सरकार को सर्कस मैं नहीं बल्कि भाजपा के लोग ही बोल रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। सरकार में सर्कस की तरह ही काम हो रही है। कोई इस्तीफा दे रहे हैं, मंत्रिमंडल की बैठक में जाकर धमकी दे रहे हैं। वहीं गहलोत ने कहा कि मैंने एक बयान क्या दे दिया, 4-5 मंत्री तो उसे काउंटर करने के लिए उतार दिए गए। हमारे समय में ऐसा कभी नहीं हुआ। विपक्ष के लोग कोई बात बोलते हैं तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भी गांव में हमारी सरकार की योजनाओं की चर्चा हो रही है। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हमने कई योजनाएं चलाई थी। महंगाई राहत किट से गरीब लोगों को फायदा हो रहा था, उसे भी सरकार ने बंद कर दिया। राजस्थान के विद्यार्थियों को मिलेंगे 15,000 रुपए। दोस्तों, आई एक बड़े काम की खबर।
देखिए, भजनलाल सरकार ने दीपावली से पहले राजस्थान के विद्यार्थियों को नई सौगात दी है। दरअसल उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को 15,000 रुपए मिलेंगे। आपको बता दें, राजस्थान के अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र और छात्राओं को बीते 2 साल से केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली स्कॉलरशिप का फायदा नहीं मिला। उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना की बात करें तो इसके तहत मैट्रिक पास करने वाले विद्यार्थियों को 15,000 रुपए दिए जाते हैं। इसका उद्देश्य है कि आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें आर्थिक मदद दी जा सके, लेकिन परेशानी ये थी कि ये राशि 2 सालों से मिली ही नहीं। लेकिन अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा कुल 250 करोड़ का बजट आवंटन किया गया। इस बजट से अब आगे 2 साल से अटकी स्कॉलरशिप की राशि दी जाएगी। अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के शैक्षणिक स्तर 2022-23 और 2023-24 के जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। रेल यात्रियों के लिए आई एक अच्छी खबर, राजस्थान में यहां से चलेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। देखिए, रेलवे ने देश भर में चल रही सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों में नवाचार का एक और कदम बढ़ाया। आगामी समय में देश भर में स्लीपर वंदे भारत चलेगी। जी हां, इसकी सौगात जोधपुर वासियों को भी मिल सकती है। रेलवे सूत्रों के अनुसार नए साल में यानी जनवरी 2025 में इस ट्रेन का संचालन शुरू किया जा सकता है। इस श्रेणी की पहली ट्रेन दिल्ली या मुंबई के बीच चलाई जा सकती है। वहीं इसका किराया राजधानी एक्सप्रेस सरीखी ट्रेनों से 15-20% अधिक हो सकता है। ये ट्रेन वातानुकूलित होगी। वर्तमान में देश भर में वंदे भारत चेयर कार ट्रेनों का ही संचालन हो रहा है। स्लीपर वंदे भारत के कोच भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML के बेंगलुरु स्थित कारखाने में तैयार किए जा रहे हैं। बेटे की रील वायरल होने पर डिप्टी सीएम बैरवा ने बताया था नाबालिग, फिर जून में आखिर कैसे बन गया लाइसेंस। देखिए, उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा के पुत्र चिन्मय कुमार बैरवा ने अप्रैल 2024 में 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली थी। इसके बाद जून 2024 में उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी बन गया। हाल ही में चिन्मय की एक सोशल मीडिया पर वायरल रील ने विवाद खड़ा कर दिया, जिसमें वो बिना सीट बेल्ट लगाए और तेज रफ्तार से जीप चला रहा था। इस रील में कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज का पुत्र कार्तिकेय भारद्वाज भी मौजूद था। दोनों दोस्त मिलकर रील बना रहे थे, जबकि उनके पीछे पुलिस का वाहन भी चल रहा था। इस घटनाक्रम के बाद उप मुख्यमंत्री ने अपने पुत्र को नाबालिग भी बताया। तो अब दोस्तों, कई लोगों के मन में यही सवाल है कि जब उप मुख्यमंत्री बैरवा ने अपने बेटे को नाबालिग बताया था तो जून में उसका लाइसेंस कैसे बन गया? क्योंकि लाइसेंस बनने के लिए 18 वर्ष की उम्र तो चाहिए, लेकिन उप मुख्यमंत्री तो अपने बेटे को नाबालिग बता रहे हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री के बेटे के पास लाइसेंस भी है। राजस्थान के लोगों की दीपावली इस बार होगी फीकी। कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने क्यों कहा ऐसा, बताएंगे दोस्तों आपके इसके पीछे की बड़ी वजह। देखिए, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने प्रदेश की जनता की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेशवासियों की दीपावली इस बार फीकी साबित होगी। प्रदेश की जनता पेंशन के लिए तरस रही है। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिलने से परेशान विद्यार्थी विभाग के चक्कर लगाकर थक गए हैं। जनहित की योजना पर राजस्थान सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने राजस्थान सरकार से मांग करते हुए कहा कि वो जनहित की इन योजनाओं पर तत्काल ध्यान दे, पेंशनधारियों की राशि जारी करे ताकि उन्हें आर्थिक संबल मिल सके। यह सरकार की विफलता है कि वो अपने नागरिकों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कराने में नाकाम साबित हो रही है। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, ओपीएस को लेकर आया दोस्तों बड़ा अपडेट। राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस से वंचित अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर सरकारी निगम फंस गए। वो न ओपीएस से पीछे हट रहे हैं और न ही अपनाने को कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इस कारण ओपीएस का लाभ लेने के लिए पैसा जमा करा चुके कर्मचारी भी संकट में है। वे स्थिति भी स्पष्ट नहीं होने के कारण अपना पैसा निकालने से भी बच रहे हैं। उधर बताया जा रहा है कि गंगानगर शुगर मिल्स और राज्य भंडार व्यवस्था निगम भारतीय जीवन बीमा निगम से मिलकर ओपीएस जैसी योजना लाने पर विचार कर रहे हैं। इस बीच भंडार व्यवस्था निगम के 6 कर्मचारियों ने थक हार कर पैसा वापस ले लिया। पैसा जमा करने के बावजूद ओपीएस से वंचित 5 बिजली कंपनियों, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम और गंगानगर शुगर मिल्स के कर्मचारियों की संख्या करीब 50,000 बताई जा रही है। बच्चों और बुजुर्गों के आधार कार्ड अपडेट नहीं तो कैसे करवाएं ई-केवाईसी। देखिए, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र परिवारों के प्रत्येक सदस्य की ई-केवाईसी उचित मूल्य दुकानदार के माध्यम से करवाने के आदेश जारी किए हैं। लेकिन लंबे समय से बच्चों और बुजुर्गों के आधार कार्ड अपडेट नहीं होने से परेशानी हो रही है। इसके चलते खाद्य सामग्री पाने वाले ऐसे उपभोक्ता राशन से वंचित हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विभाग ने भी राशन डीलरों को ई-केवाईसी पूर्ण नहीं होने वाले उपभोक्ताओं को राशन देने से मना कर दिया है। वहीं दोस्तों, ई-केवाईसी करवाने की अंतिम तिथि भी 31 अक्टूबर की निर्धारित की गई है। इसके बाद ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले उपभोक्ताओं के नाम सूची से हटा दिए जाएंगे। साथ ही अक्टूबर महीने में उन्हें खाद्यान्न भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। वहीं दोस्तों, 6 महीने के नवजात का भी आधार कार्ड बना भी नहीं और सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ही मित्र संचालकों ने राशन कार्ड में नवजात का नाम जोड़ दिया। ऐसे में नवजात बच्चों की केवाईसी कैसे होगी, इसका जवाब मांगने पर जिम्मेदार अधिकारी भी बगले झांकने लगते हैं। उनके पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है। इसके अलावा आधार सेंटर भी सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। कई वृद्ध उपभोक्ता और 5 वर्ष के बच्चों के आधार कार्ड अपडेट करने के लिए लोग आधार सेंटर पर भी पहुंच रहे, लेकिन वहां भी मनमानी वसूल करते हुए अपडेट की महज खाना पूर्ति करके टरका देते हैं। इससे लोगों की परेशानी खत्म नहीं होती बल्कि दोगुनी बढ़ जाती है। इसके अलावा बेटियों का नाम विवाह के बाद पीहर के राशन कार्ड से कट गए, लेकिन उन्हीं बेटियों के नाम अब ससुराल के राशन कार्डों में नहीं जोड़े जा रहे।
मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, पाकिस्तान बॉर्डर पर बिछेगा 2280 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल, इन राज्यों की होगी चांदी। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है, उनके एजेंडे पर मुख्य रूप से दो चीजें रही है। पहला तो हाशिए पर रहने वालों को समाज की मुख्य धारा में लाना और दूसरा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय बनाना। इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। मोदी कैबिनेट ने पाकिस्तान की सीमा से लगते क्षेत्रों में सड़क व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़ा फैसला किया। सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में 2280 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। सामरिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस प्रोजेक्ट के लिए मोदी सरकार ने 4400 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की है। दोस्तों, परियोजना के तहत राजस्थान और पंजाब से लगते सीमावर्ती इलाकों में सड़क व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाएगा। बता दें कि भारत की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगती है। रोड नेटवर्क मजबूत होने से ग्रामीण आजीविका में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों से भी इस इलाके की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। सीएम भजनलाल शर्मा को शर्तों पर मिली लंदन जाने की अनुमति, जापान और कोरिया यात्रा पर उठा था सवाल। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में जयपुर के अधीनस्थ न्यायालय में विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। इसके लिए कोर्ट के सामने एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, जिसमें उन्होंने 13 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी जाने की अनुमति मांगी थी। इस प्रार्थना पत्र पर बीते दिन सुनवाई की गई, जिसमें कोर्ट ने सीएम भजनलाल शर्मा को यूके और जर्मनी जाने की अनुमति दे दी है। हालांकि सीएम को शर्तों पर यात्रा करने की अनुमति दी गई। सीएम भजनलाल शर्मा अब कोर्ट की अनुमति के बाद लंदन के लिए रवाना होंगे। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा के वकील अश्विनी बोहरा ने कोर्ट से 13 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के लिए विदेश यात्रा की अनुमति देने की अपील की थी। जयपुर के अधीनस्थ न्यायालय ने सीएम भजनलाल शर्मा को विदेश जाने की अनुमति दे दी, लेकिन इसके लिए शर्त रखी गई कि भजनलाल शर्मा को विदेश जाने से पहले यात्रा का पूरा विवरण पेश करना होगा। इसके साथ ही जब वो विदेश से वापस आते हैं तब भी इसकी सूचना कोर्ट को देनी होगी। एसआई पेपर लीक केस में एसओजी का फिर बड़ा एक्शन, हिरासत में लिए 5 ट्रेनी एसआई। देखिए, राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद के लिए 2021 में हुई भर्ती परीक्षा में बरती गई धांधली पर लगातार कार्रवाई जारी है। अब इस मामले में राजस्थान पुलिस की स्पेशल टीम एसओजी ने 5 ट्रेनी एसआई को हिरासत में लिए। इन सभी ट्रेनी एसआई से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद सभी को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। मालूम हो कि एसआई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक, डमी कैंडिडेट सहित अन्य धांधलियों की जाँच एसओजी कर रही है। इसमें अभी तक करीब 45 ट्रेनी एसआई गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ईएमआई ना बढ़ेगी ना घटेगी, रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 10वीं बार नहीं किया कोई बदलाव। देखिए, रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से अपने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया। ये लगातार 10वीं बार है जब भारत के केंद्रीय बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति की बैठक में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। रिजर्व बैंक ने पिछले साल फरवरी में रेपो रेट को 6.5% रखा था। इसके बाद से बैंक की मौद्रिक नीति कमेटी की 9 बैठकें हो चुकी है, मगर इसमें रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। रेपो रेट वो दर होता है जिस पर सभी व्यावसायिक बैंक देश के केंद्रीय बैंक से उधार लेते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण साधन होता है जिसके जरिए केंद्रीय बैंक देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है और इससे देश में वित्तीय स्थिरता भी रहती है। दोस्तों, रेपो रेट के बढ़ने से व्यावसायिक बैंक भी बैंक दर बढ़ा देते हैं और इसका आम ग्राहकों पर सीधा असर पड़ता है। रेपो रेट के बढ़ने से ग्राहकों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है। अगर उन्होंने होम लोन या कार लोन या कोई और लोन लिया है तो उनकी ईएमआई या कर्ज अदायगी की किस्त बढ़ जाती है। इसी तरीके से रेपो रेट के कम होने से ईएमआई कम हो सकती है और ग्राहकों को भी राहत मिलती है। राजस्थान में कांगो फीवर से महिला मरीज की मौत, मेडिकल टीमों ने गांव जाकर लिया ब्लड सैंपल। इसकी वैक्सीन नहीं, बचाव ही इलाज है। देखिए, राजस्थान में कांगो फीवर से महिला मरीज की मौत का मामला सामने आया। जोधपुर के बनाड इलाके के नांदड़ा कला गांव की महिला की अहमदाबाद में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। देर रात रिपोर्ट में कांगो फीवर की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम महिला के गांव पहुंची और सर्वे किया। टीम ने परिजनों के साथ ही पड़ोस में रहने वाले लोगों के ब्लड सैंपल लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार इस बीमारी की कोई अभी तक प्रभावी वैक्सीन नहीं है, बचाव इसका एकमात्र इलाज है। दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता कि कांगो फीवर क्या और इसके क्या लक्षण है, उनको भी हम बता देते हैं। कांगो फीवर ये एक वायरल बीमारी खास तरीके के कीट यानी किलने के जरिए एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलती है। संक्रमित जानवरों के खून के संपर्क में आने या ऐसे जानवरों का मांस खाने पर इंसानों में भी ये बीमारी फैल जाती है। सही समय पर बीमारी का पता लगाकर इलाज नहीं किया गया तो 30% मरीजों की मौत इस बीमारी से हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इसके लक्षण दिखने में 6 से 13 दिन का समय लग जाता है। दोस्तों, इस बीमारी के लक्षणों की बात की जाए तो इससे संक्रमित होने वाले मरीजों में बुखार के साथ ही मांसपेशियों में दर्द होना, सिर दर्द और चक्कर आने जैसे लक्षण दिखते हैं।